morning, children. Myself Vijay Kumar Pathak, SST teacher of DAV Public School CCL Giridih. Today, I am here to continue with my remains of the lesson 3 of your geography, that is drainage. Children, till now we have almost explored in our last 2 classes about the drainage of India, in which we have gone through the definition of drainage. We have also discussed in detail about the types of drainage, what they are. We have also gone through the important rivers of India, about their origin, the classification of river on the basis of their origin, and even we have also gone through the differences between the Himalayan rivers and the peninsular rivers of India. Here, children, today we will continue the same after important rivers of India. आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने आखिर में जो टॉपिक पढ़ाया था, जहाँ एंड करी थी, एंड दैट वाज important rivers of India, in which we were exploring about the name of rivers, length of the rivers, tributaries of the rivers, the places where it, from where it origin, and the place where it drains. This we have discussed in detail. Children, at the same time we have also discussed about the rivers of India which do not originate either from the Himalaya or from the peninsular part of India, but beyond the Himalaya, and therefore they are called rivers originating beyond the Himalaya. They are called rivers originating beyond Himalaya. And children, आपको पता है वो हैं 3 बड़ी नदियां हैं हमारे हिंदुस्तान की, या कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज, ये 3 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो मानसरोवर लेक से, पिछले क्लास में हमने आपको मैप के हेल्प से बताया था मानसरोवर लेक कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, और मैं आपको यह भी बता दिया था कि मानसरोवर लेक को 2 बड़ी ग्लासियर्स, 2 बड़ी हिमनद हैं, सियाचिन ग्लासियर्स और बाल्तोरो ग्लासियर्स, दोनों मिलकर फीड करते हैं। They are continually melting, giving enough water to Mansarovar Lake, from where these 3 important rivers of Indian subcontinent, and they are Brahmaputra, Indus and Satluj originates. Okay. So moving next, it was the time of our recapitulation. Now coming to the topic back, and that is about the lakes of India. It is our today's topic. Very simply, children, here it is to be defined what is lake. In Hindi we all know यह झील कहलाते हैं। छोटे क्लास से आप बच्चे पढ़ते आए होंगे झीलों का, नदियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व रहा है, महत्व है। Here I like to correlate the topic with the part of history, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता रहा है कि दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताएं केवल नदी घाटियों में ही क्यों विकसित हुई। दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताएं केवल नदी घाटियों में ही क्यों विकसित हुई, और उसका जवाब भी आप लोगों को पता है कि कई कारण थे। नदियों के किनारे, नदी की घाटियों में बहुत सी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती रही हैं, जिसके कारण सभ्यता के दौरान, सभ्यता के विकास के दौरान, वो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, चाइनीज सिविलाइजेशन की बात हो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात हो, टिग्रिस इफ्रात में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उनकी बात हो, तो दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताएं हैव डेवलप्ड ओनली, फ्लरिश्ड ओनली अलोंग द रिवर वैलीज, ओनली बिकॉज इन रिवर वैलीज यूजुअली वी गेट एनफ वाटर फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। नदियों के किनारे खेती के लिए सिंचाई का पानी, पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहाँ नदियों के किनारे के मैदान बड़े उपजाऊ और समतल होते हैं, जिसमें कृषि कार्य को संपादित करना बड़ा आसान है, कृषि कार्य को उन्नत करना बड़ा आसान है। चूंकि समतल मैदान होता है, मिट्टी मुलायम होती है, आसानी से वहाँ परिवहन कार्यों का निर्माण किया जा सकता है, परिवहन के साधनों का निर्माण किया जा सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन इजिली बी बिल्ट देयर बिकॉज ऑफ द
फ्लैटलैंड, यह सब कुछ कारण रहे हैं जिनके कारण एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर गिविंग वे फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली परिवहन जलमार्ग के रूप में विकसित हुई थी। मानो पहले नदियों में ही बाय फ्लोटिंग द hollow trunks of wood on the water surface, they were tying them together, making it as raft, and that was the beginning, that was the initiation of the water transportation in the world. Till then we have improved a lot, we have achieved a large extent in that field of water transportation. Now we have a very decorated, very beautiful and sometimes very imaginary water transportation, huge big luxurious ships like Titanic. So that is the modification, but it starts traced back from that raft where we have learned first how to make a raft by hollow trunks of wood, tying them together to float on water surface. तो बच्चे आज भी दुनिया के सभी परिवहन के साधनों में सबसे सस्ती साधन जलमार्ग को ही माना जाता है। सीधी सी बात है, आपके समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि जलमार्ग में पानी जहाज चलाने के लिए, नौकायन करने के लिए हमें कहीं भी कूट निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो हमें सड़कें बनानी हैं, नहीं तो हमें उसके लिए रेलवे लाइन बिछाने होते हैं, बल्कि जहां हम जिस नदी में, जिस झील में, जिस सागर में उनको उतार देते हैं, वहीं से वो चलना शुरू करते हैं। एंड रिलेटेड चिल्ड्रेन, आज तक भी दुनिया के विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा, बड़े आयात निर्यात जो होते हैं, खास करके बल्क ऑफ गुड्स का, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, इट इज स्टिल कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज। फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस आइडिया, सपोज करते हैं कि हमें मेक्सिको से 20,000 टन चीनी मंगाने हैं। क्या आपको लगता है हवाई जहाज में लग कर आएंगे? क्या आपको लगता है कि रेल मार्ग वहां तक हमारा बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। सो देयर इज द ओनली वे टू गेट इट from there, to get it imported from there is the waterways. सिर्फ पानी जहाज नहीं, बड़े बड़े पानी जहाज नहीं लगकर वो एक देश से एक दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश में जा सकते हैं। So what I'm saying here, it is about the importance of the rivers and therefore दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताएं नदियों के घाटी में ही विकसित होती रही हैं। आज भी बच्चों, जब हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो हिंदुस्तान का वह क्षेत्र जहां से नदियां गुजरती हैं, जो किसी नदी घाटी में पड़ता है, जो किसी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, स्टिल थिकली पॉपुलेटेड, वहीं जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। घनत्व की बात करते हैं तो बिहार राज्यों में सबसे ज्यादा 1104 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर के साथ सबसे ऊपर है जनघनत्व में, चूंकि वह गंगा के मैदान में बसा हुआ है। तो समझ गए बच्चे, मेरा कहना क्या था कि दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताएं या आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मानव समूह नदियों के घाटी में ही उपस्थित होती हैं, नदियों की घाटी में ही बसती हैं, क्योंकि कई फायदे हैं, क्योंकि नदी की घाटियों में कई सुविधाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिनके कारण सभ्यताएं नदी घाटी में ही विकसित हुई। लोग नदी घाटी में ही रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। टुडे वंस अगेन आई एम कमिंग बैक टू द लेक। जैसे जब नदियों की बात हमने कही तो झील के साथ भी कुछ वैसा ही है। झील, लेक, दैट इज द बिग वाटर बॉडीज बाउंडेड बाय लैंड इन ऑल साइड्स। एक बहुत बड़ा तालाब which is extended in few kilometer square area is called a lake. Is it clear children? झील क्या है, लेक क्या है? तो यह पानी का बड़ा भंडार जो चारों तरफ स्थल खंड से, लिथोस्फीयर से, लैंडमास से ढका है, एंड दैट इज कॉल्ड लेक। यू नो सब फेमस नेचुरल लेक ऑफ इंडिया, डल लेक, वुलर लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, यू नो चिल्का लेक ऑफ ओडिशा, लोकटक लेक, कोलेरू लेक, etc. we will go through. So these are some important lakes which we found in India, and you know lakes are also equally important and helping us in earning foreign exchange by developing the tourism around the lakes. मैंने देखा है झीलों के किनारे झील इतने खूबसूरत साइट्स डेवलप करते हैं, उनमें
आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में डेकोरेटेड बोट्स होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं, जो डल लेक में, उलर लेक में चलाए जाते हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ समर. दे आर कॉल्ड शिकारा ओवर देयर. दे आर लोकली नोन एज शिकारा ओवर देयर. टूरिस्ट from around the world, from around the countries, from the different parts of the world came every year, visited there every year together, spending a lot of money on tourism there in the Jammu and Kashmir. So what I mean to say that the lakes are also attracting tourists towards it due to their beautiful sights, and people are earning their foreign exchange. Apart from that, lakes are also playing important role in providing water for irrigation. Suppose the areas where we do have a lake, वहाँ से चारों तरफ हम नहरें निकाल सकते हैं, नहरों से हम पानी निकाल कर सिंचाई कर सकते हैं. So that is also important. In the areas, especially in the hilly areas of Jammu Kashmir, Arunachal Pradesh, where there is nothing but the mountain all around, so there is difficult to get water or ground water, underground water. पोटेबल वाटर, पीने का जमीन से पानी निकालना बड़ी मुश्किल होती है. देयर दे डिपेंड्स ऑन दीज लेक्स ओनली फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पसेस टू. वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी लेक्स पर ही डिपेंड करते हैं. तो इस तरह से कह सकते हैं लेक्स आर आल्सो हैविंग इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमी ऑफ द नेशन. हियर I'm going to tell you about some type of lakes. Generally, there is a concept comes in mind. There is a question rises in our mind that how do lake occur? ये बनते कैसे हैं? How do they lake occur? ये बनते कैसे हैं? तो उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे. जैसे some of them are types of lake. One is crater lake. You all know, children, you all are aware about the term volcano, and you are also knowing much about volcanic eruptions. Have heard, have seen even possibly. हमें लगता है कि आपने कहीं और नहीं तो टेलीविजन में, यूट्यूब चैनल्स में आपने जरूर देखा होगा ये वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं. हाउ लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस स्प्रेडिंग फास्टली ऑन द अर्थ. चिल्ड्रन, दैट ओपनिंग in a volcanic mountain through which it is a volcano, it is a mountain, and that neck like structure what we have, that is volcano. So this is volcano, and the lava is coming out from that volcano, from the interior of the, you know, जमीन तोड़कर लावा जमीन के भीतर से निकलती है बाहर की ओर. And that is the top. At the top of the volcanic mountain there is a cup-shaped depression through which the emission of lava takes place. जिसमें से होकर ये लावा निकलते हैं. ये cup-shaped depression at the top of volcanic mountain or the mouth of the volcano is known as crater. So you children know, usually there are three types of volcano, you all know. There are the active volcano, dormant volcano, and extinct volcano. I'm not going in detail to tell you about, but in brief, I want to tell you that way there is a volcano declared extinct. वह volcano जिसको हम निष्क्रिय volcano मान लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, जहाँ से हजारों सालों से कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, कोई लावा नहीं निकला है. तो समय के साथ यह जो उसका डिप्रेशन है, कप-शेप डिप्रेशन है, एट द टॉप गेट फिल्ड विद द रेन वाटर. पॉसिबली चिल्ड्रन आर यू एग्री विद मी कि ये धीरे धीरे वो कप-शेप डिप्रेशन, चूंकि उसमें लावा थे, ये ऊपर आने के बाद यहाँ मेल्ट हो जाते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं. फ्रीज होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, इट विल ब्लॉक एंड नाउ इट इज एज ए वेरी बिग डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. नाउ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम it get filled with the rain water, और समय के साथ साथ ये बरसात के पानी से भर जाते हैं. and after some time, after some years, it appear as a lake, and this lake at the top of volcanic mountain is called crater lake. So this is the way by which lakes formed and named.
इज इट क्लियर चिल्ड्रन? इस तरह से लेक बनते हैं दुनिया में। उनमें से एक यह क्रेटर लेक होता है। क्रेटर जैसा कि मैंने बताया कि वोल्केनिक माउंटेन के मुख को क्रेटर कहते हैं। समय के साथ जब कोई ज्वालामुखी निष्क्रिय डिक्लेयर कर दी जाती है, हजारों सालों तक उसमें से कोई ऑरिनेशन नहीं होती है, कोई लावा का निष्कासन नहीं होता है, उस परिस्थिति में वह ब्लॉक हो जाती है और एक इस पहाड़ी के ऊपर में एक बड़ा डिप्रेशन, एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जो समय के साथ बरसात की पानी से भर जाता है and appear as a lake at the top of the mountain and which is called crater lake. Is it clear children? Next, I am going to teach you about the next type of lake that is called Oxbow lake. Number 2 is Oxbow lake. It is number 2. You all know children oxbow, that is the nails of the oxens, जानवरों के जो हूफ होते हैं, that is called an oxbow. So you know children, here I like to draw a diagram for you. That suppose a river is flowing, making meanders, making loops. Possibly, are you with me, children? So these loops are continuing and the river is flowing like that. Suppose after long years, all of a sudden, by any means, by any reason, a river get turned its direction. Are you with me, children? Now river by any means it gets changed its direction and started flowing this way. Okay? Now these very loops of the rivers remain isolated from that main stream of the river. अब ये जो पहले वाला लूप था, ये समय के अनुसार अब तो ये नदी अपनी प्रवाह को बदलती है, इधर से बहने लगी है। उस परिस्थिति में ये जो बड़ा लूप था, that is remain isolated, and in due course of time that is separated by the sandbox. नदियाँ इधर से बह कर यहाँ बालू जमा कर दी गई, यहाँ भी बालू जमा हो गया, and now it is filled with water, that water of that river, उस नदी के पानी से या बरसात के पानी से, यह जो आकार है, यह नदी की बड़ी मेंढर है, टेढ़े रास्ते हैं जो गाय की खूर की तरह दिख रही है, जानवरों की खूर की तरह दिखती है, therefore it is called an oxbow lake. Now it has appeared as a lake and is called an oxbow lake. Is it clear, children? So these are the ways by which lakes get formed, and there are some important types of lake like crater lake, oxbow lake. Now I am going to tell you about the third type of lake. It is also one of the lake, one of the type the lakes get formed. Just look it at this. Children, if you have copied the same, I like to delete it and remove it from the blackboard. Now concentrate on the third, that is lagoon. Lagoon lake. Lagoon lake. You all know, children, that sea waves striking to the coast acts as an agent of degradation. It is very clear. You all are aware about. Most probably it was taught in your previous classes of class 7 and 8. आपको 7-8 क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा कि इस धरती को समतल करने के लिए, इस पृथ्वी को लेवल करने के लिए प्रकृति के कुछ एजेंट्स काम करते रहते, कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर ब्रिंगिंग मॉडिफिकेशन इन द फेस ऑफ द अर्थ, एंड दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डेनोवेशन. योर टीचर मस्ट हैव टॉट आउट दैट देयर आर 4 agents of denudation, and they are the running water, moving ice, blowing wind and sea waves. They are agents who are continuously working as an agent of predation, as a natural agent of predation, and bringing modification in the faces of the earth. So here, since it is needed to discuss it here, because the third type of lakes get formed along the sea coast, they are by the action of that sea waves. चूंकि लगुन जो है, लगुन लेक जो है वो तटीय क्षेत्रों में बनते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनते हैं,
जो समुद्र के लहरों के लगातार प्रहार करने से, लगातार अपरदन कार्य करने से बनते हैं। मैं एक यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम कि यह हमारे हिंदुस्तान का उड़ीसा स्टेट है। यहाँ पे आप बंगाल की लहरें लगातार टकराती हैं। Waves are coming and striking to that coast. चिल्ड्रन देखेंगे धीरे धीरे ये वेव्स लगातार टकराएंगे तो इसकी नीति को काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। एक समय आएगा जब यह यहाँ की नीति कटकर एक बड़ी डिप्रेशन बन जाएगी और उसमें समुद्र का पानी घुस जाएगा। आगे भी चिल्ड्रन समंदर की लहरें बार बार जब एक ही जगह पर प्रहार करेंगी, अपरदन कार्य करेंगी, तो धीरे धीरे तटीय क्षेत्रों की मिट्टी का कटाव होता जाएगा, मिट्टी कटती जाएगी और समुद्र के पानी उसमें घुसती जाएगी। और उसी समय ये इनके बैक वाटर से जो यहाँ से कटकर मिट्टी आएगी वो है बालू जमा होकर इसको यहाँ एक बैरियर बना देगी। And now this small water body gets separated from that Bay of Bengal. अब यह बे ऑफ बंगाल में नहीं है, उससे अलग हो गया। तटीय क्षेत्रों में it appears as a lake is called lagoon lake. What it is called? इस तरह की झीलों का निर्माण होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में। लगातार समुद्री लहरों के अपरदनात्मक कार्य से तटीय क्षेत्र की मिट्टी कटती जाती है और उसमें समुद्र का पानी घुसकर समय के अनुसार सैंड वार्स से, बैक वाटर के सैंड वार्स से वो सेपरेट हो जाती है, बैरियर बन जाती है लेक, और यह एक लेक झील के रूप में सामने आती है। इस तरह के झील को लगून झील कहते हैं। एंड चिल्का लेक ऑफ ओडिशा, चिल्का लेक of Odisha is an example of lagoon lake. Chilka Lake of Odisha is an example of lagoon lake. So children, now I think it is very clear. अब आपको समझ में आ गई होगी बातें कि ये लेक कैसे बनते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा। 3 तरह के लेक होते हैं। There are usually we have 3 types of lakes learned here, and they are the first is the, tell me children, first is the crater lake, second is oxbow lake, and third is lagoon lake. So these are the different types of lake it get formed. Here children, I like to tell you one more lake. Usually it is formed in the deserts. Most probably आपको आपके लेसन 2 में जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाया गया होगा, in which you must have been taught about the great Indian desert which lies in the northwest of India. आपके टीचर ने ये भी बात जरूर पढ़ाई होगी that Rajasthan of India is a desert, is a part of great Indian desert, that is the 3rd desert only because of the location of Aravalli mountain, parallel location of Aravalli mountain, which restricts the entrance of monsoon winds to the state of Rajasthan, and so it lies that part of India which is the Rajasthan that lies in the rain shadow of Mount Aravalli, and therefore it is remain desert. चूंकि वहाँ बरसात नहीं होती है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको विद द हेल्प ऑफ मैप कि ये राजस्थान स्टेट है हमारा और यहाँ अरावली माउंटेन। आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो यहाँ अरावली माउंटेन आपको दिखेगा। ये अरावली माउंटेन है जो यहाँ हमारे यहाँ आइदर टू बे ऑफ बंगाल से मानसून विंड्स आती हो या अरबियन सी से मानसून विंड्स आती हो। That high peaks of Aravalli do not allow them to enter through Rajasthan, and therefore that part, windward side of Aravalli get waves, but that rain shadow part of Rajasthan do not get any rain, and therefore that remains. And usually children, you know, वह जगह जहाँ लगातार कई वर्षों तक बरसात नहीं होगी, that will turn into desert, और वह desert हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। आगे भी चिल्ड्रन, तो राजस्थान के साथ भी ऐसा ही है। And you all know कि पानी की कमी का सबसे कम पानी की उपलब्धता वाले राज्यों में से एक हमारा राजस्थान है, known for its acute shortage of water or water scarcity. So, and you all know
It is the Rajasthan where we have the only river, and that is the river Luni. River Luni is the only river of Rajasthan. River Luni is the only river of Rajasthan. That is the source of water. No matter now in the very northern part of Rajasthan, in the Ganganagar, Jaisalmer, Bikaner, after introduction of the Indira Gandhi Canal project, now it is getting enough water. But till date, remaining parts of Rajasthan still having that shortage of water. You all know children, आप सबको बचपन से ही पता होगा that the ultimate source of water which will be found in the deserts is oasis. Actually, oasis, it is needed to discuss here because it is a type of lake found in deserts. What an oasis is a water sport or lake-like structure found in desert is called an oasis. Once again, I am repeating. घोर रेगिस्तान में पानी वाला क्षेत्र, झीलनुमा क्षेत्र, जिसके चारों तरफ हरियाली, जिसके चारों तरफ खेती संभव होती है, वह ओएसिस कहलाते हैं, मरुद्यान कहलाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलों में ये मरुद्यान कहलाते हैं। वाटरी स्पॉट, ग्रीन स्पॉट फाउंड इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। रेगिस्तान में, मरुस्थलों में जहाँ हरियाली, जहाँ पानी का स्रोत पाया जाता है, वह मरुद्यान कहलाता है, ओएसिस कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे ये ओएसिस बनते कैसे। तो चिल्ड्रन, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यू नो in deserts when wind is blowing, as minute before I told you that the blowing wind is also an agent of gradation. बहती हुई हवा भी अपर्दन के कारक होते हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास की घास फूस जब हवा धीरे धीरे बहती है, उड़कर जाती है, वही जब आंधी का रूप लेता है तो हमारे पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ देती है। एंड यू नो कि हवाएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, क्योंकि उनको रुकावट के लिए कोई वहाँ ना तो पेड़ पौधे होते हैं, ना ऊंची बिल्डिंग होते हैं, ना पहाड़ होते हैं, इसीलिए वो लगातार बहती जाती है, उनकी स्पीड वहाँ ज़्यादा होती है। एंड सिंस दे आर लेडेन विद द सैंड्स, और चूंकि वहाँ हवा है, आपके यहाँ जो हवा आती है तो अपने साथ घास पात उड़ाकर ले जाती है, वहाँ चूंकि बालू ही बालू है, तो वहाँ जब हवा बहेगी अपने साथ बहुत बालू उड़ाकर ले जाएगी। अब सैंड्स laden beams wherever it strikes acts as sandpaper. बच्चे, आपको याद होगा हमें जब दीवार को पॉलिश करनी होती है, अपने फर्नीचर ये दरवाजे खिड़की को पॉलिश करनी होती है, तो उसके पहले आपने देखा होगा स्ट्रेस पेपर से, सैंड पेपर से उसको खुरचते, घिसते। आ रही बात समझ में? ठीक उसी तरह जब हवा तेजी से बहेगी और उसमें बालू भरा हुआ होगा, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज सैंड पेपर। तो यह अपर्दन कार्य ज़्यादा करेगा, मुलायम मिट्टी को जल्दी जल्दी कटाकर बहाएगा। हम देखते हैं यहाँ, सपोज करते हैं कि रेगिस्तान का कोई एक क्षेत्र है, यह समतल जगह है जहाँ बालू जमा है, हवाएं रोज इधर से बहकर आ रही हैं, यहाँ से भी बहकर आ रही हैं, और इस जगह को स्ट्राइक कर रही, धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी बहने लगेगी, घुलने लगेगी, कटने लगेगी, और धीरे धीरे यह लेवल मिट्टी, हवा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, हवा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और एक दिन यह यहाँ तक वाटर सरफेस तक चलेगी। इन हवा के कटान से यह वाटर सरफेस तक आएगी, एंड इट विल अपीयर एज अ लेक इन डेजर्ट व्हिच इज कॉल्ड एन ओएसिस। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो लगातार बालू से लदी हुई हवाएं जब एक ही जगह पर घर्षण करती रहेंगी, लगातार कई वर्षों तक घर्षण करती रहेंगी, वह जगह छीनता जाएगा, कटता जाएगा, और एक समय में वो आइदर वाटर के लेवल तक पहुंच जाएगा, या वह एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा जिसमें बरसात की पानी जमा होकर एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ वह बड़े झील के रूप में दिखने लगता है। तो इस तरह के झील जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं उनको मरुद्यान कहते हैं। तो चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने यहाँ जान लिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेक्स यूजुअली वी हैव। दे आर क्रेटर लेक, ऑक्सबो लेक, क्रेटर लेक, ऑक्सबो लेक, थर्ड that was lagoon lake, and the fourth is oasis. Now
So these are all about the lakes of India. Here we will discuss about the important lakes of India and we will look them at map. So please come with me on the map. Some important lakes of India which are found there are the Dal Lake and Ular Lake in Jammu and Kashmir. You will also get the help of your book. In the NCERT book you will get it in the place located Dal Lake, Ular Lake. There is a Sambar Lake, that is the only saltwater lake of Rajasthan. Sambar Lake in Rajasthan is the only saltwater lake of Rajasthan. That is the Chilka Lake, which is an example of Lagoon Lake. There is a Koleru Lake in Karnataka. So there is a Koleru Lake, and in northeast there is a lake, you will get its name, that is Loktak Lake. Loktak Lake in Manipur. Loktak Lake in Manipur. So there are some important lakes of India, and initially I told you what the importance of the lakes, that they all are equally important as the rivers are. So children, here it is time to conclude the lesson. Till lakes we have gone through, and at the end of the lesson, as a conclusion, we should say that rivers and lakes are of immense importance for the life of humankind. It is indispensable part of our lives. No one can live without rivers or lakes. No matter they are not directly associated, but indirectly, every human is associated with lakes and rivers. Rivers are important for us because it is giving us water for irrigation. It is giving us land for cultivation. It is renewing the land by fertile soil. It is giving land, smooth land, flat surface for development of the transportation. People are getting their livelihood by developing the agriculture along the river valleys, and above all, it is playing important role as cheapest means of transportation. Since it is the rivers which is connecting from one part to another entire countries directly or indirectly, and therefore they are called as the lifeline of the nation. चिल्ड्रेन, आप लोग को बताना चाहूंगा, हाल के दिनों में हमारे परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने गंगा में जलमार्ग की व्यवस्था को दुरुस्त की है। जल यातायात को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने साहिबगंज में, वाराणसी में और कई जगह नए नए सेंटर्स खोले हैं, जहां से कि हम चीज़ों का उत्पादन ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर सके। पर्पस इज टू रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम आवर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। सरकार भी चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है कि जब हमारे यहाँ नदियाँ उपलब्ध हैं जिनके जल का हम लोग परिवहन मार्ग के रूप में सतत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे देश की आर्थिक उन्नति को सुदृढ़ करने वाला है, उसका हम क्यों इस्तेमाल न करें। इसी उद्देश्य के साथ हमारे माननीय मंत्री जी ने शुरू करी है, और आज मैं देखता हूँ कि गंगा के किनारे बड़े बड़े शिपयार्ड्स डेवलप किए जा रहे हैं, so that we can have the goods transported from one place to another, peoples transported from one place to another. So I think children, this is enough for this lesson. तो कुल मिलाकर इस लेसन को हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं। Now I am giving you all other questions. First of all, it is your job to go through the entire questions given in your book. आपके NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे सबसे पहला, हाउ वी कैन से दैट द रिवर्स आर द लाइफलाइन ऑफ द नेशन, ये प्रश्न होंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स होंगे, टाइप्स ऑफ लेक्स हो सकते हैं, and at the end of that drainage lesson there was a program. Actually at the end of the lesson we should discuss that the rivers, although they are playing important role for our life, but we people are not carrying them along. Although we know that they are life, we can't live without them, even then we never miss the chance to pollute them, and so that the level of pollution goes so high in the rivers that the rivers waters get toxicated, turns toxic.
कुछ तो नदियां हमारे यहाँ ऐसी इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें अब जलीय जीव रहने की हालत में नहीं है। प्रदूषण का स्तर कुछ इस कदर बढ़ गया है कि वह पीने योग्य नहीं रहे, न सिंचाई के लोग रहे। इस आशय से सरकार ने आज से बहुत साल पहले 1980 के दशक में ही भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान के नाम पर कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। उद्देश्य था कि गंगा नदी की सफाई करवाई जाए, उसे प्रदूषण रहित की जाए। बाद में कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा जैसी बड़ी नदी मैली की मैली ही रह गई, गंदी की गंदी ही रह गई, प्रदूषण उसका बरकरार ही रहा। बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में उसी गंगा एक्शन प्लान का नया नाम देकर नमामि गंगे का नाम दिया गया। उद्देश्य एक ही है, ऑब्जेक्टिव सेम है कि गंगा को किसी तरह प्रदूषण मुक्त किया जाए। उसके लिए पहले उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण रोका जाए, क्योंकि सहायक कई बार हुआ है ऐसा, सरकार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाती रही, तरह तरह के कदम उठाती रही, लेकिन उनकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त नहीं किया गया। नतीजा उनकी प्रदूषित पानी गंगा में आती रही और गंगा प्रदूषित की प्रदूषित ही रही। अभी नमामि गंगे कार्यक्रम के दौरान सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं, उन सभी कमियों को दूर करी है जो पिछली कार्यक्रम गंगा एक्शन प्लान के फेलर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो बच्चों, हम लोग इस उद्देश्य से, इस उम्मीद से कि इस बार माननीय मोदी जी के शासनकाल में नमामि गंगे के द्वारा के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें हमारी भी सहयोग हो, हमारी भी सहभागिता हो। किसी विधि गंगा जैसी नदी या हिंदुस्तान की सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आर्टरीज और वेन्स, इन नसों का ही महत्व है जो हमारे शरीर में शुद्ध खून को हृदय से शरीर के अंगों में और अशुद्ध खून को हृदय के अंगों से शरीर के अंगों से हृदय में पहुंचाती हैं। ठीक उसी तरह ये नदियां भी हमारे देश के संपत्ति को, लोगों को, कल्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाती हैं। इसीलिए नदियों को लाइफ लाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कही जाती है। सो विद दिस what I think it is time to come to the end of the session. Now here I am citing some more questions from my side to you and you will answer it at home. And the very first question, define lake. Give few examples. Give few examples. Second one is explain the types of lakes. Number 3, what are the importance of rivers for the nation? So I think children, these all are the questions. If you will answer these all 3 questions, that will conclude the entire lesson. So with this, it is time to wind up the lesson. Till then, stay safe, stay at home. Take care of your elders. Have love for your youngers. Study hard. Involve yourself in self-study. That is the ultimate solution during this pandemic lockdown. So go through as much as you can at home. Thank you children.